भाग 1 बचपन और शुरुआती जीवन। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट, वालवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके माता पिता हन्ना हैरियट पेडलिंगहैम, बाद में लिली हार्ले के नाम से जानी गईं, और चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर, दोनों ही संगीत हॉल कलाकार थे। उनका बचपन गरीबी और कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता, जो एक लोकप्रिय गायक और अभिनेता थे, ने उनके अलग होने से पहले ही शराब की लत के कारण परिवार को आर्थिक रूप से बहुत कम सहारा दिया। आखिरकार उन्होंने परिवार छोड़ दिया। चार्ली की मां हन्ना एक आकर्षक गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने मंच पर लिली हार्ले के नाम से प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ती गई, जिससे युवा चार्ली और उनके बड़े सौतेले भाई सिडनी पर घर चलाने और एक दूसरे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आ गई। अपनी मां की बीमारी के कारण चार्ली और सिडनी को अक्सर गरीब घरों और अनाथालयों में रहना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों ने युवा चार्ली पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन शायद इसने उन्हें लोगों को हंसाने और मुश्किलों का सामना करने की मानवीय क्षमता को देखने की संवेदनशीलता भी दी, जो बाद में उनकी कला में झलकी। कम उम्र में ही चार्ली को मंच की दुनिया से परिचय हो गया था। जब उनकी मां एक बार बीमार पड़ गई और मंच पर प्रदर्शन नहीं कर सकी, तो 5 वर्षीय चार्ली ने अचानक मंच पर जाकर गाना गाया और दर्शकों को खूब हंसाया। यह उनके शुरुआती प्रदर्शनों में से एक था। धीरे धीरे चार्ली ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उन्होंने विभिन्न शौकिया और पेशेवर प्रस्तुतियों में भाग लिया, जिससे उनकी प्रतिभा निखरती गई। भाग 2 मंच पर शुरुआत और फ्रेड कार्नो मंडली। अपनी मां की बीमारी और पारिवारिक अस्थिरता के बावजूद चार्ली चैपलिन ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी राह तलाशनी जारी रखी। 1897 में 8 साल की उम्र में उन्होंने द 8 लंकाशायर लैड्स नामक एक युवा क्लॉक डांसिंग समूह में शामिल होकर पेशेवर मंच पर अपनी शुरुआत की। इस समूह के साथ उन्होंने पूरे ब्रिटेन में दौरा किया, जिससे उन्हें प्रदर्शन का अनुभव मिला और दर्शकों के सामने आत्मविश्वास बढ़ा। हालांकि चार्ली को क्लॉक डांसिंग उतना पसंद नहीं था जितना कि वह कॉमेडी और अभिनय में रुचि रखते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रदर्शनों में हास्य के तत्व शामिल करना शुरू कर दिया। 1908 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 19 वर्षीय चैपलिन प्रसिद्ध फ्रेड कार्नो की पैंटोमाइम मंडली में शामिल हो गए। फ्रेड कार्नो एक प्रभावशाली थिएटर उद्यमी थे और उनकी मंडली अपने शारीरिक हास्य और अच्छी तरह से तैयार किए गए स्केच के लिए जानी जाती थी। कार्नो के तहत चैपलिन ने अपनी कॉमिक टाइमिंग और शारीरिक कॉमेडी कौशल को निखारा। कार्नो मंडली में चैपलिन ने कई अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन उन्हें विशेष रूप से द ड्रंक नामक एक स्केच में उनकी भूमिका के लिए सराहना मिली, जिसमें उन्होंने एक मजाकिया शराबी का किरदार निभाया था। इस भूमिका ने उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और उन्हें पहचान दिलाई। फ्रेड कार्नो ने चैपलिन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रमुख भूमिकाएं दी। कार्नो की तकनीक, जो बिना बोले हास्य पर जोर देती थी, ने चैपलिन की मूक फिल्मों के लिए एक मजबूत नींव रखी। 1910 में फ्रेड कार्नो मंडली के साथ चैपलिन पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका गए। ये यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि यहीं पर उनकी मुलाकात फिल्म उद्योग के लोगों से हुई और उन्हें सिनेमा में काम करने का अवसर मिला। भाग 3 अमेरिका में और कीस्टोन स्टूडियो। 1910 में फ्रेड कार्नो की मंडली के साथ अपनी पहली अमेरिकी यात्रा के दौरान चार्ली चैपलिन की प्रतिभा को हॉलीवुड के शुरुआती फिल्म निर्माताओं ने देखा। 1912 में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात मैक सेनेट से हुई, जो कीस्टोन स्टूडियो के मालिक थे। सेनेट चैपलिन के मंच प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्हें प्रति सप्ताह $150 के वेतन पर अपनी कंपनी के लिए साइन कर लिया। कीस्टोन स्टूडियो में चैपलिन का अनुभव शुरुआती दौर में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। सेनेट की कॉमेडी तेज तर्रार और अराजक थी, जो चैपलिन की अधिक सूक्ष्म और चरित्र आधारित हास्य शैली से अलग थी। हालांकि चैपलिन ने जल्दी ही फिल्म निर्माण की कला सीखी और कैमरे के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 7 फरवरी 1914 को चैपलिन की पहली फिल्म, एक छोटी कॉमेडी जिसका शीर्षक था मेकिंग अ लिविंग, रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक चिकने, धोखेबाज व्यक्ति का किरदार निभाया। हालांकि यह फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन इसने चैपलिन को फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। कीस्टोन में अपनी दूसरी फिल्म किड ऑटो रेसेस एट वेनिस 1914 में चैपलिन ने पहली बार उस लुक को आजमाया जो जल्द ही दुनिया भर में पहचाना जाने वाला बन गया। ढीली ढाली पैंट, छोटी कोट, बड़े जूते, एक डर्बी हैट और एक बेंत। ये चरित्र, जिसे बाद में द लिटिल ट्रैम्प, छोटा आवारा के नाम से जाना गया, अनायास ही बन गया जब चैपलिन को एक हास्यप्रद वेशभूषा बनाने के लिए कहा गया। द लिटिल ट्रैम्प का चरित्र तुरंत लोकप्रिय हो गया। अपनी मासूमियत, शरारत और मुश्किलों के बावजूद गरिमा बनाए रखने की क्षमता के साथ ये चरित्र दर्शकों के दिलों को छू गया। कीस्टोन के साथ अपने 1 वर्ष के दौरान चैपलिन ने 35 लघु फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से कई में उन्होंने लेखन और निर्देशन भी किया। उन्होंने जल्दी ही महसूस कर लिया कि उनके पास कहानी कहने और हास्य को पर्दे पर लाने की एक अनूठी दृष्टि है,
भाग 4 एसएनई और म्यूचुअल में स्टारडम की ओर। कीस्टोन स्टूडियो के साथ एक वर्ष बिताने के बाद चार्ली चैपलिन को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी रचनात्मक दृष्टि को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। 1915 में उन्होंने एसएनई फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ एक अधिक आकर्षक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जहां उन्हें प्रति सप्ताह $1250 का वेतन मिला और अपनी फिल्मों पर अधिक रचनात्मक नियंत्रण भी मिला। एसएनई के साथ चैपलिन ने अपनी फिल्मों की गति और कहानी कहने की शैली को धीमा करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्लैपस्टिक हास्य के साथ अधिक भावना और चरित्र विकास को शामिल करना शुरू कर दिया। इस अवधि की उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं द ट्रैम्प 1915, जिसमें उनके आवारा चरित्र को अधिक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से दर्शाया गया था, और वक 1915। 1916 में चैपलिन ने म्यूचुअल फिल्म कॉर्पोरेशन के साथ एक और भी बेहतर अनुबंध किया, जिससे उन्हें प्रति सप्ताह $10,000 मिले, जो उस समय एक अभूतपूर्व राशि थी। म्यूचुअल के साथ उन्हें अपनी फिल्मों पर लगभग पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण मिला। इस अवधि को अक्सर चैपलिन के शुरुआती रचनात्मक शिखर के रूप में देखा जाता है। म्यूचुअल के लिए चैपलिन ने 12 उत्कृष्ट लघु फिल्में बनाई, जिन्हें आज भी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। इनमें शामिल हैं EZ स्ट्रीट 1917, द इमिग्रेंट 1917 और द एडवेंचरर 1917। इन फिल्मों में उन्होंने हास्य और करुणा का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित किया, जिससे द लिटिल ट्रैम्प एक वैश्विक आइकन बन गया। म्यूचुअल के साथ काम करते हुए चैपलिन ने अपनी निर्देशन शैली को और परिष्कृत किया, अपनी कहानियों में सामाजिक टिप्पणी और मानवीय भावनाओं की गहराई को जोड़ा। उन्होंने एक स्थायी फिल्म निर्माण टीम भी विकसित करना शुरू कर दिया, जिसमें एडना पुरवियंस उनकी लगातार महिला प्रधान थी। भाग 5 यूनाइटेड आर्टिस्ट्स और साइलेंट फिल्मों के मास्टर। 1919 में चार्ली चैपलिन ने हॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों मैरी पिकफोर्ड, डगलस फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ मिलकर अपनी खुद की वितरण कंपनी यूनाइटेड आर्टिस्ट्स का गठन किया। इन कलाकारों का लक्ष्य स्टूडियो सिस्टम के नियंत्रण से मुक्त होकर अपनी फिल्मों पर पूर्ण रचनात्मक और वित्तीय नियंत्रण रखना था। यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ चैपलिन ने अपनी गति से फिल्में बनाने की स्वतंत्रता हासिल की, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी कृतियां आईं। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से मूक फिल्में बनाना जारी रखा, भले ही ध्वनि तकनीक पहले से ही विकसित हो रही थी। चैपलिन का मानना था कि मूक सिनेमा में सार्वभौमिक भाषा होती है जो सीमाओं और भाषा बाधाओं को पार करती है। उनकी यूनाइटेड आर्टिस्ट्स की कुछ सबसे महत्वपूर्ण मूक फिल्में इस प्रकार हैं। द किड 1921, यह एक मार्मिक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें चैपलिन के ट्रैम्प चरित्र को एक अनाथ बच्चे के साथ दिखाया गया था। यह फिल्म उनकी पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म थी और एक बड़ी सफलता साबित हुई। द गोल्ड रश 1925, अलास्का में सोने की भीड़ के दौरान सेट की गई यह फिल्म अपनी हास्य दृश्यों और मानवीय भावनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, खासकर डिनर रोल डांस और केबिन ऑन द क्लिफ के दृश्य। सिटी लाइट्स 1931, ध्वनि फिल्मों के युग में बनी यह मूक फिल्म एक अंधे फूल विक्रेता और उसके प्रति ट्रैम्प के प्यार की कहानी बताती है। चैपलिन ने ध्वनि के उपयोग का विरोध किया और अपनी कलात्मक दृष्टि पर कायम रहे। फिल्म का भावनात्मक अंत आज भी दर्शकों को भावुक कर देता है। इन फिल्मों में चैपलिन ने न केवल अभिनय किया, बल्कि उन्होंने लेखन, निर्देशन और संगीत रचना भी की। उनका पूर्ण नियंत्रण उनकी फिल्मों की गुणवत्ता और उनकी कलात्मक दृष्टि की स्थिरता सुनिश्चित करता था। उन्होंने सामाजिक टिप्पणी को अपनी कॉमेडी में कुशलता से बुना, गरीबी, अन्याय और मानवीय गरिमा जैसे विषयों को छुआ। चैपलिन की मूक फिल्में उनकी शारीरिक कॉमेडी, भावनात्मक गहराई और सार्वभौमिक मानवीय विषयों के कारण दुनिया भर में सराही गईं और उन्हें सिनेमा के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। भाग 6 ध्वनि युग और द ग्रेट डिक्टेटर। 1920 के दशक के अंत तक ध्वनि फिल्मों ने सिनेमा की दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था। अधिकांश फिल्म निर्माताओं ने इस नई तकनीक को अपना लिया था, लेकिन चार्ली चैपलिन कुछ समय तक मूक फिल्मों के निर्माण पर अड़े रहे। उनका मानना था कि संवाद उनकी सार्वभौमिक दृश्य भाषा को सीमित कर देगा और उनके ट्रैम्प चरित्र की अपील को कम कर देगा, जिसकी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से इशारों और शारीरिक हास्य पर आधारित थी। हालांकि 1930 के दशक में चैपलिन ने धीरे धीरे ध्वनि की संभावनाओं का पता लगाना शुरू कर दिया। उनकी 1931 की फिल्म सिटी लाइट्स में संगीत और ध्वनि प्रभाव का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें कोई संवाद नहीं था। उनकी अगली फिल्म मॉडर्न टाइम्स 1936 में भी मुख्य रूप से मूक दृश्य थे, लेकिन इसमें कुछ संक्षिप्त संवाद और मशीनों की आवाजें शामिल थी, जो औद्योगिकरण पर एक टिप्पणी थी। 1940 में चैपलिन ने अपनी पहली पूर्ण ध्वनि फिल्म रिलीज की, जो एक साहसिक और विवादास्पद व्यंग्य थी, जिसका शीर्षक था द ग्रेट डिक्टेटर। इस फिल्म में उन्होंने एडोल्फ हिटलर के एक मजाकिया और तीखे पैरोडी एडेनॉयड हिंकेल की भूमिका निभाई और बेनिटो मुसोलिनी के एक कैरिकेचर बेंजिनो नेपोलिनी का भी किरदार निभाया।
द ग्रेट डिक्टेटर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रिलीज हुई थी और इसने नाजीवाद और फांसीवाद की कड़ी निंदा की। चैपलिन ने फिल्म के अंत में एक शक्तिशाली और भावुक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने मानवता, शांति और स्वतंत्रता के मूल्यों की वकालत की। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे कई अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। द ग्रेट डिक्टेटर ने दिखाया कि चैपलिन न केवल एक महान हास्य अभिनेता थे, बल्कि वे एक ऐसे फिल्म निर्माता भी थे जो महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने से नहीं डरते थे। ध्वनि युग में उनका संक्रमण सफल रहा और उन्होंने अपनी कलात्मक दृष्टि को नई तकनीक के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया। भाग 7, विवाद और अमेरिका से प्रस्थान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चार्ली चैपलिन को संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके राजनीतिक विचारों, विशेष रूप से शीत युद्ध के माहौल में उनकी कथित सहानुभूति और उनके व्यक्तिगत जीवन, जिसमें उनकी युवा पत्नियों के साथ संबंध शामिल थे, ने उन्हें विवादों में घेर लिया। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में चैपलिन पर कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया। उन्हें हाउस एन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी HUAC के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। FBI ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अवांछनीय व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। 1952 में चैपलिन अपनी नई फिल्म लाइमलाइट के प्रीमियर के लिए लंदन की यात्रा पर निकले। अटलांटिक पार करने के दौरान उन्हें पता चला कि अमेरिकी सरकार ने उनका पुनः प्रवेश परमिट रद्द कर दिया है। इसका मतलब था कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे अपनी राजनीतिक निष्ठा साबित न कर दें। चैपलिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बजाय यूरोप में रहने का फैसला किया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में वेवर के पास एक शांत संपत्ति खरीदी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी ऊना ओ नील और अपने बच्चों के साथ अपने जीवन के शेष वर्ष बिताए। अमेरिका से उनका यह निष्कासन हॉलीवुड के इतिहास में एक दुखद अध्याय था, क्योंकि चैपलिन ने दशकों तक अमेरिकी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि यूरोप में उन्हें एक कलाकार के रूप में सम्मानित किया जाता रहा। ये चार्ली चैपलिन की कहानी का 7वां भाग है, जिसमें उनके विवाद और अमेरिका से उनके प्रस्थान का वर्णन है। भाग 8, बाद के वर्ष और सम्मान। स्विट्जरलैंड में बसने के बाद भी चार्ली चैपलिन ने फिल्में बनाना जारी रखा, हालांकि उनकी गति धीमी हो गई थी। उनकी यूरोपीय फिल्में उतनी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहीं जितनी उनकी पिछली कृतियां, लेकिन उनमें उनकी विशिष्ट मानवीय अंतर्दृष्टि और हास्य का स्पर्श बरकरार रहा। उनकी बाद की कुछ उल्लेखनीय फिल्में इस प्रकार हैं। अ किंग इन न्यूयॉर्क 1957, यह एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने एक निर्वासित यूरोपीय राजा की भूमिका निभाई थी जो न्यूयॉर्क में शरण लेता है। फिल्म में अमेरिकी समाज और शीत युद्ध के माहौल पर टिप्पणी की गई थी। द काउंटेस फ्रॉम हांगकांग 1967, यह उनकी अंतिम निर्देशित फिल्म थी जिसमें मार्लन ब्रैंडो और सोफिया लॉरेन ने अभिनय किया था। यह एक रोमांटिक कॉमेडी थी जो उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग थी। स्विट्जरलैंड में अपने वर्षों के दौरान चैपलिन को उनके सिनेमा में योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1972 में उन्हें अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा एक विशेष मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस सदी की गति चित्रों को कला के रूप में बनाने में उनके अमिट प्रभाव के लिए। इस अवसर पर उन्हें हॉलीवुड में खड़े होकर लंबा तालियां मिली, जो उनके प्रति उद्योग के बदलते दृष्टिकोण का प्रतीक था। चार्ली चैपलिन का निधन 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड के वेवे में स्थित उनके घर पर हुआ था। उनकी मृत्यु 88 वर्ष की आयु में सोते समय स्ट्रोक के कारण हुई। उनकी मृत्यु क्रिसमस के दिन हुई, जो एक विडंबना थी क्योंकि उनकी कई फिल्मों में छुट्टियों और मानवीय संबंधों का चित्रण था। उनका अंतिम संस्कार 27 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड के कोर्सीर सुर वेवे कब्रिस्तान में एक निजी एंग्लिकन समारोह में हुआ, जैसा कि उनकी इच्छा थी। इस समारोह में उनके परिवार, करीबी दोस्तों और उनके करियर के कुछ सहयोगियों ने भाग लिया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद 1 मार्च 1978 को उनके शरीर को कब्र से चुरा लिया गया था। चोरों ने उनके परिवार से फिरौती की मांग की। उनकी पत्नी ऊना चैपलिन ने फिरौती देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जांच की और लगभग 11 सप्ताह बाद चोरों को पकड़ लिया गया और चैपलिन के अवशेष बरामद कर लिए गए, जो उनके घर से लगभग 10 मील दूर एक मक्का के खेत में दफनाए गए थे। इसके बाद भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चार्ली चैपलिन के शरीर को उसी कब्रिस्तान में एक कंक्रीट की तिजोरी में दोबारा दफनाया गया। उनकी मृत्यु ने दुनिया भर के प्रशंसकों और फिल्म उद्योग के लोगों को दुखी कर दिया, जिन्होंने उन्हें सिनेमा के इतिहास के महानतम कलाकारों में से एक के रूप में याद किया।